गाजा में इजराइल के विध्वंसक हमले को लेकर खबर बढ़ी है। गाजा के अल दफा में भीषण एयर स्ट्राइक, हमास की बिल्डिंग पर हमले का दावा। गाजा में अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा में ही आईडीएफ के विध्वंसक हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, जहां आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशंस को कर दिया है तेज और आईडीएफ ने हमास के टनल को आईईडी से कैसे उड़ाया, ये देखिए। गाजा में आमने सामने आईडीएफ और हमास। बड़ी खबर, इजरायली फोर्स की अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें आई सामने, जहां हमास के ठिकानों को घेर कर कैसे हमले को अंजाम दिया, देखिए। हमास के ज्यादातर लड़ाकों के मारे जाने का किया जा रहा है दावा, और ये तीन बड़ी खबरें और तीन अलग अलग ऑपरेशंस की तस्वीरें, जहां हमास की बिल्डिंग पर हमले का किया जा रहा है दावा, और कैसे इस ऑपरेशन में इस बिल्डिंग को टारगेट कर हिट किया गया। 34,000 से ज्यादा की मौत गाजा में हो चुकी है। वहीं गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक हमले की तस्वीर आपने देखी। इजरायली फोर्स की अंधाधुंध फायरिंग की भी तस्वीरें सामने आई, जिसमें हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का किया जा रहा है दावा। अब हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक हमला, एक और बड़ी खबर, जहां बता दें मेटुल्ला में आईडीएफ के बेस पर हिजबुल्लाह के हमले को लेकर खबर आई। हिजबुल्लाह का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से वार, देखिए। इजराइल के यरूशलेम में आईडीएफ के हमले पर भी एक बड़ी खबर है, जहां हमास समर्थकों का आईडीएफ पर फ्लैश से हमला। शुआफात शरणार्थी शिविर चौकी के पास भिड़ंत की ये तस्वीर देखिए। यरूशलेम में भी आईडीएफ का ऑपरेशन क्लीन। और अब रूस के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में लगी आग की तस्वीरें होंगी आपके सामने, जहां वेरोनिस में इलेक्ट्रोकेमिकल प्लांट में आग लगी है। 3000 स्क्वायर मीटर तक आग फैल चुकी है। दूर दूर तक काले धुएं का यह गुबार नजर आ रहा है। सीरिया में ऑयल पाइपलाइन में लगी आग की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, जहां पाइपलाइन से उठी भयंकर आग की लपटें और ऑयल पाइपलाइन पर इजरायली हमले की आशंका। तो तस्वीरें देखिए कितनी भयावह हैं, जहां आपको बता दें कि अब ऑयल पाइपलाइन में लगी इस भीषण आग के बाद इजरायली हमले की आशंका जताई जा रही है। और साथ ही मध्य अफ्रीका के बेंगोई में भयंकर हादसा, जहां आपको बता दें नदी में बोट के डूबने से 58 लोगों की मौत की खबर, और बोट में सवार 100 से ज्यादा यात्री। चलिए जल्द सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ये बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने रखते हैं, जहां देखिए किस तरीके से बैक टू बैक टारगेट करते हुए गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक हमलों को लेकर खबरें आई। गाजा में इजराइल के विध्वंसक हमले की तस्वीर आपको दिखाई। इजरायली फोर्स की अंधाधुंध फायरिंग कर किस तरीके से घेराव करते हुए टारगेट किया गया, वो तस्वीर देखी। वही आईडीएफ के बेस पर हिजबुल्लाह का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से वार, और महत्वपूर्ण ये कि किस तरीके से एक और वॉर फ्रंट पर लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, जहां इजराइल के यरूशलेम में आईडीएफ पर हमले को लेकर खबर आई, और रूस के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में लगी आग की भी भयावह तस्वीरें। वहीं आग की लपटें पाइपलाइन से जब उठी तो इजराइल पर इस हमले की आशंका के तहत पूरे मामले की जांच की जा रही है। और साथ ही आपने ये आखिरी तस्वीर देखी जब मध्य अफ्रीका के बेंगोई में भयंकर हादसा हुआ है। अब
खबरें विस्तार से आपके सामने होंगी और उस पर चर्चा के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर, संपादक इंडियन मिलिट्री रिव्यू के हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और एयर कमोडोर रिटायर्ड अश्विंदर सिंह बहल सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको बता दें, आज फुल एंड फाइनल में बात हम करेंगे उन बड़ी खबरों की जो विश्व युद्ध की दस्तक दे रही हैं। सबसे पहले खमेनेई के फरमान, प्रॉक्सी को कमान। क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश के बाद इराक से लेकर सीरिया और लेबनान तक इजराइल के खिलाफ बड़े वॉर की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर पर डिटेल इनपुट होगा, जहां मिसाइल हमलों से थराया अमेरिकी बेस, क्योंकि अमेरिकी बेस पर बहुत बड़ा हमला शुरू हो चुका है और अमेरिकी बेस पर हमले का क्या होगा ग्लोबल असर, यही होगा सवाल। तीसरी बड़ी खबर, हथियारों पर खर्च 2443 बिलियन डॉलर को लेकर जहां दुनिया भर में कैसे बढ़ गई है हथियारों की मांग, कहां बिछी है बारूदी बिसात, एक एक डिटेल इनपुट होगा आपके सामने। और यूक्रेन का हमला, धुआं धुआं रूस, मॉस्को से लेकर क्रिमिया तक हमले हो रहे हैं और इस बीच नेटो देशों के सैनिकों की एंट्री से रूस की टेंशन कैसे बढ़ गई है, इसको लेकर ही रखेंगे तथ्य आपके सामने। वहीं इजराइल पर कभी भी हो सकता है चौतरफा हमला, ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां बता दें ईरानी प्रॉक्सी को इजराइल पर हमले की हरी झंडी और खमेनेई ने अपने प्रॉक्सी को एक्टिवेट कर दिया है। सीरिया, इराक, लेबनान, यमन से होगा हमला। एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर और इस बारे में और डिटेल से पहले जरा जान लीजिए कैसे खमेनेई ने अपने प्रॉक्सी को एक्टिवेट कर दिया है, इसका असर क्या होगा, इस आदेश का मतलब क्या है। क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी को इजराइल पर हमले की हरी झंडी मिल गई है, यानी अब इजराइल पर कभी भी हो सकता है चौतरफा हमला। सीरिया, इराक, लेबनान, यमन से हमले को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ईरान समर्थित ग्रुप के बदले को लेकर भी अगली बड़ी खबर आपके सामने रखूंगी, जहां बता दें कि सीरिया में इराकी बेस पर मिसाइल अटैक हुआ है और अमेरिकी बेस पर दागी गई 5 मिसाइलें। हमले के बाद ईरान समर्थित ग्रुप की वार्निंग, सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला सिर्फ शुरुआत है। अब दुनिया भर में महायुद्ध की तैयारी में जुटे देश बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जान लीजिए कैसे 2443 बिलियन डॉलर पहुंचा वैश्विक सैन्य खर्च। 2023 में 6.8% ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है। लगातार 9वें साल सैन्य खर्च में हुए इजाफे का क्या है मतलब। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये जो आंकड़े जारी किए हैं, इसकी एक एक इंफॉर्मेशन अब से थोड़ी देर बाद फुल एंड फाइनल में होगी आपके सामने। लेकिन ये जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, उसी को लेकर सवाल करने से पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर बड़े हमले को लेकर भी खबर आई, जहां सेवास्तोपोल में रूसी शिप को टारगेट किया गया और यूक्रेनी मिसाइल अटैक से शिप में लगी आग की तस्वीरें। हमले से कॉमुना शिप को भारी नुकसान की खबर। 4 तस्वीरें, 4 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने और उस पर सवाल से पहले देख लीजिए इजराइल पर हो सकता है चौतरफा हमला, इसकी एक एक इंफॉर्मेशन अब से थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। वहीं यूएस बेस पर दागी गई 5 मिसाइलें, अब किस तरीके से यूएस बेस को एक बार फिर से निशाने पर लिया जा रहा है, क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं जीडी बख्शी सर, और साथ ही मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेकर जिस तरीके से इसमें इजाफा हो रहा है, रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। आज के इस हालात में, इस परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है बख्शी सर? देखिए, स्थिति चिंताजनक है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हाल में खबर आई है कि जो इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनकी जो प्रेडिक्शन थी कि ईरान 1 अप्रैल को जो कॉन्सुलेट पे हमला हुआ उसके बारे में कुछ नहीं करेगा, वो गलत साबित हुई और ईरान ने बड़ा भीषण पलटवार किया। फिर जो इजराइल ने पलटवार किया है वो तकरीबन डैम स्क्विब रहा है और अब जो है ईरान अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर रहा है और अंदेशा है कि भीषण वार होंगे इजराइल के ऊपर आने वाले दिनों और हफ्तों में। और ये हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी सीरिया में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के बेस के ऊपर 5 मिसाइल दागे हैं और वहां पे पाइपलाइन को उड़ा दिया गया है। एस्केलेशन का बड़ा स्कोप है मिडिल ईस्ट के अंदर और बड़ा खतरा है एस्केलेशन का, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है खतरा। और ये खतरा कैसे बढ़ रहा है सर? आपने जो बात कही उसी नोट पर बख्शी सर एक और बड़ी खबर दिखा देती हूँ, क्योंकि ये हमले होंगे कैसे। इजराइल पर कभी भी हो सकता है चौतरफा हमला, ये बड़ी खबर है। ईरानी प्रॉक्सी को इजराइल पर हमले की हरी झंडी, जहां खमेनेई ने अपने प्रॉक्सी को
एक्टिवेट कर दिया है। सीरिया, इराक, लेबनान और यमन से होगा हमला। हालांकि जो ऑर्डर दिया गया है वो फरमान आखिर है क्या, और प्रॉक्सी को मिली कमान का मतलब क्या है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और उसी सवाल को देखते हुए बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इजराइल पर इस हमले का खतरा किस हद तक बढ़ गया है। सीरिया, इराक, लेबनान और यमन से हमले को लेकर बड़े दावे, बड़ी तैयारी। खमेनी ने अपने प्रॉक्सी को किया एक्टिवेट। ईरानी प्रॉक्सी को इजराइल पर हमले की हरी झंडी की। एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि यहां देखिए इजराइल पर शुरू हो सकता है चौतरफा हमला, और ईरानी प्रॉक्सी को इजराइल पर हमले की हरी झंडी को लेकर बड़ी खबर आपको बताई। खमेनी ने अपने सभी प्रॉक्सी को एक साथ एक्टिवेट किया है। सीरिया, इराक, लेबनान, यमन से इजराइल पर हमले तेज होंगे, और ऑर्डर मिलते ही ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह का हमला शुरू। ऑर्डर मिलते ही ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के हमले, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ जान लीजिए कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी हैं हिजबुल्लाह, लेबनान में, वहीं यमन में हुती। ये जान लीजिए कि आखिर किस तरीके से चौतरफे हमले की हम बात करते हैं तो कैसे घेराव होगा, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हुती, गाजा में हमास और इराक में कताइब हिजबुल्लाह, साथ ही सीरिया में ईरानी मिलिशिया। ये जो बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, उसी के तहत IRGC का मुख्य प्रॉक्सी कुर्द फोर्स भी है। बहल सर, इस बारे में आपसे सवाल करूंगी, लेकिन ईरान की प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या है, यही होगा सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि इसका मतलब साफ है। ईरान के प्रॉक्सी वॉर का मतलब साफ है, इजराइल पर चौतरफा हमला, दुनिया के दूसरे देशों में इजरायली संपत्ति पर हमला। महत्वपूर्ण ये कि लेबनान से हिजबुल्लाह हमलों को अंजाम देगा, यमन से हुती हमलों को और ज्यादा अंजाम देंगे, और साथ ही सीरिया से ईरानी मिलिशिया का हमला। इंपॉर्टेंट है, इराक में कताइब हिजबुल्लाह जिस तरीके से एक्टिव हो रहा है, मिडिल ईस्ट में देशों में इजराइल और अमेरिकी बेस को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ईरान समर्थित ग्रुप के बदले को लेकर ही ये बड़ी खबर है, जहां सीरिया में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक हुआ है। अमेरिकी बेस पर दागी गई 5 मिसाइलों को लेकर खबर आई। इस हमले के बाद ईरान समर्थित ग्रुप की ये वार्निंग, सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला सिर्फ शुरुआत। तो मिडिल ईस्ट में क्या प्रॉक्सी वॉर हो चुकी है शुरू? सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान समर्थित ग्रुप के हमले को लेकर खबर आई है। इराक से अमेरिकी बेस पर एक के बाद एक 5 मिसाइलें दागी गई हैं। इराक में ईरानी मिलिशिया पर हमले के 24 घंटे के अंदर बदला, जहां ईरान समर्थित ग्रुप की यह धमकी, अमेरिकी बेस पर हमला तो सिर्फ शुरुआत है। हालांकि आपको बता दें, फरवरी के बाद पहली बार अमेरिकी सेना के खिलाफ हमले को अंजाम दिया गया है, और इराकी पीएम अल सुदानी के अमेरिका से लौटने वक्त ही ये हमले को अंजाम दिया गया। इराक में अमेरिकी सैनिकों की वापसी की संभावनाओं के बीच जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, उसी पर होगा सवाल। लेकिन सीरिया में अमेरिकी बेस पर जो बड़ा हमला हुआ है, अमेरिका के सीरिया में 2 सबसे बड़े बेस पर हमले को लेकर यह खबर आई, जहां अमेरिकी बेस पर 3 मिसाइलों और एक ड्रोन से वार किया गया है। इसी हमले में अमेरिकी गठबंधन का एक फाइटर प्लेन भी तबाह हो चुका है। 3 बड़ी खबरें एक साथ दिखाएं, और इन्हीं खबरों पर चाहूंगी बहल सर आपसे जवाब, क्योंकि यूएस बेस पर मिसाइलों से, ड्रोन से हमलों को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईरानी प्रॉक्सी को हमले की एक तरफ हरी झंडी मिली है, वहीं हमले के बाद ईरानी ग्रुप्स की यह चेतावनी क्या संकेत देती है? देखिए सूरबीर जी, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। इसमें मैं आपका माइंड लेके जाना चाहूंगा मार्च एंड पे, जबकि पूरे विश्व में एक लहर दौड़ रही थी कि इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं, क्योंकि तब तक 32 से 33 हजार लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें 70% महिलाएं और चिल्ड्रन थे, और दूसरी भुखमरी की कंडीशन थी। तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को हटाने के लिए इजराइल ने एक बहुत बड़ी चाल चली, जिसमें उन्होंने अटैक किया ईरानियन एम्बेसी को सीरिया के अंदर। उनको पता था एक्शन रिएक्शन होगा, और उसका एक्शन लिया। ईरान ने 331 ड्रोन्स और मिसाइल्स वहां पे इजराइल के ऊपर दागे, और उसके बाद एक छोटा सा रिएक्शन इजराइल ने दिया अमेरिकन प्रेशर के अंदर कि इससे आगे ना आप दीजिएगा। लेकिन उनको जो करना था राफा के अंदर, वो करने के लिए उन्होंने ये पूरा एक्शन रिएक्शन किया, ताकि अमेरिकन और जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं वो वापस इजराइल के साथ आ जाएं। कहीं ना कहीं जहां पे बहुत प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो वापस इजराइल के पास आ गई हैं, और अब वो राफा में अपना पूरा जोर लगाएगा। ईरान हमेशा से
हमेशा से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे आगे रहा है, उसने सपोर्ट किया है, चाहे वो कताइब हिजबुल्लाह है, चाहे वो हूती है, चाहे वो हिजबुल्लाह है, हमास है, सबको सपोर्ट देने में ईरान हमेशा से आगे रहा है। लेकिन अब उसको बहाना मिल गया है कि ओवरटली बता सकता है कि अब हम सपोर्ट करेंगे कोई भी एलिमेंट्स को जो इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। जब तक इजराइल ये लड़ाई बंद नहीं करता राफा के अंदर, गाजा स्ट्रिप के अंदर, तब तक ये चलता रहेगा और ये बढ़ेगा। नजर नहीं आ रहा सर, भले ही अमेरिका जितना मर्जी इजराइल को कह दे कि मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए इस वक्त एस्केलेट करने की सिचुएशन जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी खबर यही है कि अब रेड सी में भी महाविध्वंस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लाल सागर में महाविध्वंस का प्लान एक्टिव, ईरान ने हुती को हमले का ऑर्डर दिया है और ब्रिटेन के मंत्री लॉर्ड अहमद का ये दावा आखिर है क्या, इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। उससे पहले जान लीजिए कि किस तरीके से आज के इस हालात में ईरान ने हुती को हमले का दे दिया है ऑर्डर, यानी लाल सागर में महाविध्वंस का प्लान एक्टिव कर दिया गया है। इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि लाल सागर में बारूदी विध्वंस को बढ़ा सकता है ईरान, लाल सागर में कार्गो शिप पर हमले तेज कर सकता है ईरान, लाल सागर में ही अमेरिका और पश्चिम देशों के वॉरशिप्स पर हमले बढ़ेंगे। इजराइल पर दबाव बनाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी का इस्तेमाल। वहीं बहरीन में ब्रिटिश नेवी बेस से ब्रिटेन के मंत्री लॉर्ड अहमद के ये दावे आखिर किस तरीके के बड़े संकेत दे रहे हैं। इजराइल पर डायरेक्ट वॉर नहीं करके हुती से हमले के प्लान को लेकर समझिए खबर, क्योंकि ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती को हमले के ऑर्डर दे दिए हैं और ईरान के नॉर्थ में अजरबैजान और जॉर्डन भी, जिस पर ईरान की नस्ल है। अब खमेनेई के ऐलान के बाद आक्रामक होते हिजबुल्लाह को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि इजराइल पर हिजबुल्लाह का ये नॉन स्टॉप अटैक, जहां इस्लामिक रेजिस्टेंस का इजराइल पर रॉकेट अटैक, इजराइल के मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया। शमेरा दावेव में सर्विलांस स्टेशन पर हमले को कैसे दिया गया अंजाम, तस्वीर आपके सामने। हिजबुल्लाह ने मार गिराया इजराइल का सबसे घातक ड्रोन, लेबनान में इजराइल का हमीज 450 ड्रोन तबाह। अल एशिया इलाके में इजरायली ड्रोन गिरा है। आपको बता दें, सरफेस टू एयर मिसाइल से हिजबुल्लाह का यह पलटवार। सरफेस टू एयर मिसाइल से हिजबुल्लाह के पलटवार की ये तस्वीरें जारी की गई और बड़े नुकसान का किया जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल पर हमला, एक और बड़ी खबर है, जहां बता दें आपको कर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला हुआ है और हिजबुल्लाह के टारगेट पर आईडीएफ के सिग्नल बेस हैं। आईडीएफ के कम्युनिकेशन को तबाह करने का यह प्लान है। बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने। एक तरफ जहां कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह किया जा रहा है, वहीं लेबनान में इजरायली हमीज के ड्रोन तबाह करने को लेकर भी खबर आई है और इजराइल पर हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप अटैक जिस तरीके से जारी है, ये तस्वीरें सामने आई इस्लामिक रेजिस्टेंस के आईडीएफ पर रॉकेट अटैक की। बख्शी सर, इस हालात के बीच में जिस तरीके से प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव हो रहे हैं, शुरुआत भी उसी आधार पर आपसे की थी जब आपने कहा कि एक खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन रेड सी और इन क्रूशियल लोकेशंस पर आज की स्थिति में तो और भयावह हालात हो जाएंगे जब ये एक्टिव होते हुए हमलों को तेज करेंगे। बिल्कुल, देखिए अब पिछले 30 वर्ष जो है ईरान एक प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा था इजराइल के साथ। फिर हमने आकस्मिक इसमें बदलाव आते देखा जब ईरान और इजराइल के बीच में डायरेक्ट मिसाइल क्लैश हुआ। उस मिसाइल क्लैश में देखिए एक चीज जो उभर कर नहीं आई है, ज्यादा लोगों को नहीं पता चला कि हालांकि ज्यादातर इजराइल के 170 ड्रोन ईरान के मार गिराए गए 13 अप्रैल के मिसाइल स्ट्राइक में और उनके क्रूज मिसाइल्स भी मार गिराए गए, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे वो जो नेवातिम एयर बेस पे 7 दागे गए थे, 5 ने हिट किया। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है क्योंकि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एयर डिफेंस नेवातिम, रामोन एयर बेस और जो गोलान में उनकी मॉनिटरिंग इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग फैसिलिटी है, ये 3 टारगेट्स थे। ये हाईएस्ट डिफेंस लेवल था। यहाँ पे अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ग्रिड से जुड़े थे, तो वो पेनिट्रेट करना एक सीरियस मामला था। तो दुनिया घबरा गई कि एस्केलेशन होगी, इसलिए इजराइल पे बहुत प्रेशर डाला यूनाइटेड स्टेट्स ने कि वो पुरजोर
रिएक्शन ना करें। उन्होंने नहीं किया, बड़ा कर्टेल्ड और मॉडरेट और लो लेवल रिएक्शन किया, जिसमें कहते हैं S-300 बैटरी का एक रडार हिट हुआ है मात्र, लेकिन एस्केलेशन डायरेक्ट क्लैश बच गया। बट जो प्रॉक्सीज की लड़ाई है वो अब बहुत इंटेंसिफाई हो रही है। एक बहुत खतरनाक प्रॉक्सी है हूती, जो पिछले कई महीनों से ताबड़तोड़ इंटरनेशनल शिपिंग पे फायर कर रहे हैं। उन्होंने कंटेनर ट्रैफिक, ऑयल जो है कैरियर्स, उनका जो ट्रैफिक है गैस कैरियर्स का, मजबूर किया है कि वो साउथ अफ्रीका की केप ऑफ गुड होप के अराउंड होके जाए। उससे जो है इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़े हैं, पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़े हैं, ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन के, दुनिया की इकोनॉमी पे असर पड़ना शुरू हो गया है। अगर ये कि आज के इस हालात में जब ये खबरें आती हैं तो कितना असर इसका इस सिचुएशन के एस्केलेट होने की वजह से पड़ रहा है, उसी आधार पर आपसे हम चर्चा भी करते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि साउथ लेबनान पर हिजबुल्लाह ने हमले तेज कर दिए हैं और इजरायली बेस पर हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक की भी तस्वीरें सामने आई हैं। कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमले की ये तस्वीर देखिए। 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के दर्जनों हमले। तो लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के दर्जनों हमलों के तहत यह तस्वीर सामने आई है, जहां कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया है। इजरायली बेस पर हिजबुल्लाह का ये मिसाइल अटैक। अब आईडीएफ के हमलों से दहला शुजिया इलाका, गाजा से सटे अल तफा में जबरदस्त बमबारी। रिहायशी इलाकों में आईडीएफ हमले से मचे हड़कंप की तस्वीरें आपके सामने। कई फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां रिहायशी इलाकों के बीच जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर सामने आई है। आईडीएफ के ऑपरेशन के तहत गाजा से सटे अल तफा में जबरदस्त बमबारी। और अब हिजबुल्लाह पर इजरायल के काउंटर अटैक को लेकर बड़ी खबर, जहां अल-शाब में हिजबुल्लाह के कमांडर सेंटर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। दो इमारतों को आईडीएफ ने कैसे जमींदोज किया, देखिए तस्वीर। मज़दार जोन में हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर को नष्ट किया। बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस को अंजाम देने के तहत हिजबुल्लाह पर इजरायल के अटैक की ये तस्वीरें जारी की गई हैं और आईडीएफ के हमलों से दहले शुजिया इलाके की भी तस्वीर आपने देखी। और इसी के साथ गाजा में भी लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और साथ ही साउथ लेबनान पर हिजबुल्लाह के हमले और तेज हो गए हैं। इजरायली बेस पर हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक की ये तस्वीर। लेकिन गाजा पर इजरायल हमले तेज कर रहा है और हमास पर दबाव बढ़ाएगा इजरायल। ये एक और बड़ी खबर है, जहां इजरायल के पीएम नेतन्याहू की ये वार्निंग, हमास पर सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ाने का प्लान। हमास के कब्जे में अभी भी 129 इजरायली हैं। तो इजरायली हमले से दहलेगा हमास, जहां हमास पर जल्द दर्दनाक प्रहार होगा। और इजरायल के पीएम नेतन्याहू की हमास को यह बड़ी चेतावनी है, बंधकों को छुड़ाने के लिए और आक्रामक होगी आईडीएफ। तो पिछले 7 महीने में बंधकों की रिहाई को लेकर कुछ भी नहीं हो पाया है, लेकिन अब इसी डील को देखते हुए किस तरीके से और आक्रामक रुख अपना सकता है इजरायल, इसको लेकर बड़ी खबर है। क्योंकि हमास पर जल्द दर्दनाक प्रहार की बात कही जा रही है और हमास के कब्जे में 129 इजरायलियों की रिहाई को देखते हुए खबर बड़ी है।
हमास की तबाही की कसम। हमास से बंधकों की रिहाई पर डील ना होने पर नेतन्याहू भड़क गए हैं। हमास पर इजरायल का हमला और विध्वंसकारी होगा। हमास को बंधकों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नेतन्याहू के बयान के बाद राफा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज होंगे। राफा में ही 129 बंधकों के छिपाए जाने की आशंका जताई जा रही है और नेतन्याहू का दावा, हमास पर सैन्य और कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। लेकिन कैसे बहल सर, कैसे? क्योंकि पिछले 7 महीने में तो डील के तहत, बातचीत के तहत कुछ भी नहीं हो पाया। बहुत ही अच्छी चीज कही है आपने। अब सबसे महत्वपूर्ण फेज पे पहुंच चुका है इजराइल। उसने सब जगह तो तबाह और बर्बाद कर दिया है। 34,000 के करीब पैलेस्टीनियंस को मार दिया है और कल के स्ट्राइक में 22 में से 18 तो बच्चे थे। तो ना केवल मार रहा है पैलेस्टीनियों को, पर वो अगली जनरेशन को भी खत्म कर रहा है और साथ साथ में अटैक कर रहा है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि ना उनको रोटी कमाने का तरीका भी खत्म हो जाए। अगर हम इन सब चीजों को देखते हैं तो उनका प्लान बहुत सिंपल है कि इतना सिचुएशन को ऐसे क्रिएट किया जाए कि फिर से हमास कभी उबर ना सके। लेकिन मेरी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि जितने लोगों को वो मार रहे हैं और रफा में जितना भी आतंक फैला रहे हैं और जितने भी लोगों को मारेंगे आगे, भुखमरी की कंडीशन के अंदर भी आज 12 से 15 लाख फिलिस्तीनियन है। तो उसमें आएगा एक ही, हर बच्चा ये सोचेगा कि मुझे अब टेररिस्ट बनना है और मुझे इजराइल के अगेंस्ट एक्शन लेना है, मुझे यूएस के अगेंस्ट एक्शन लेना है। तो ये आग को भड़का रहे हैं, ये आग को खत्म नहीं कर रहे। उनको चाहिए कि अब थोड़ा सा एकोमोडेशन करें। हमस को वो नहीं खत्म कर सकते। हमस को खत्म करने के लिए 23 लाख लोगों को मारना पड़ेगा। तो ये जो सिचुएशन है जहां वो क्लॉज 2C ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन के अंदर जेनोसाइड को डिफाइन करता है, वो एक्सीड कर चुके हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर चुके हैं। अभी सब परपेचुअल वॉर पॉलिसी के तहत हमेशा सवालों के घेरे में भी रहा है। मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अगली बड़ी खबर है और वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि दुनिया भर में महायुद्ध की तैयारी में जुटे देश, आपको बता दें 2443 बिलियन डॉलर पहुंचा वैश्विक सैन्य खर्च। 2023 में 6.8% बढ़ा ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। लगातार 9वें साल सैन्य खर्च में इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये आंकड़े जारी किए हैं और इसी आंकड़ों के तहत ये डिटेल इंफॉर्मेशन अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। और इसी रिसर्च, इसी डिटेल इंफॉर्मेशन के आधार पर होगा बड़ा सवाल, महायुद्ध की ग्लोबल दस्तक, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। देखिए 2443 बिलियन डॉलर। अमेरिका जो कि दुनिया का 37% इसमें होल्ड करता है, यानी 916 बिलियन डॉलर। इसके साथ ही चीन जो कि 12% इसमें होल्ड करता है, 296 बिलियन डॉलर। रूस दुनिया का 4.5% इसमें होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी जिस तरीके से इजाफा हो रहा है आंकड़ों के लिहाज से इंफॉर्मेशन समझिए, जहां 109 बिलियन डॉलर रूस के सैन्य खर्च में 2022 के मुकाबले 24% का इजाफा। यूक्रेन के आंकड़े भी 2022 से 51% ज्यादा, 64.8 बिलियन डॉलर। और इजराइल 2022 से 24% ज्यादा, 27.5 बिलियन डॉलर। और सुप्री के 2023 के ये जो आंकड़े हैं, बख्शी सर एक क्विक रिएक्शन इस आधार पर ही आपसे चाह रही थी। आपने ये तो साफ तौर पर कह दिया था कि खतरा बड़ा है, लेकिन अब आज के ये हालात, ये सैन्य तैयारी भी तो एक बहुत बड़ा संकेत देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, क्या ये महायुद्ध की ग्लोबल दस्तक है? बिल्कुल है। देखिए, जो यूक्रेन रूस का युद्ध पिछले 3 साल में, तीसरे साल में आ गया है, कोई खत्म होने का नाम नहीं है, उल्टा इंटेंसिफाई हो रहा है। धमकियां आ रही हैं कि नेटो के देश फ्रांस, पोलैंड इत्यादि अपने ट्रूप्स बूट्स ऑन द ग्राउंड यूक्रेन में डालेंगे। उससे तो निश्चित जबरदस्त एस्केलेशन होगी। आप जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है उसको देख लीजिए, 6 महीने हो गए, कोई रुकने का नाम नहीं, इंटेंसिफाई हो रहा है। वहां आप देखिए साउथ चाइना सी में फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट्स अब एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जहां की चीन बड़े आक्रामक तेवर दिखा रहा था। अगर इन दो नेवीज में क्लैश हो जाए, झड़प हो जाए, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। ये भी बातचीत हो रही थी कि अमेरिका की प्रीऑक्यूपेशन को देखकर शायद चीन
ताइवान पे हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन अमेरिका ने जो बेस बना लिए हैं फिलीपींस में, इससे कुछ चीन जो है वो चिकन आउट हो रहा है, इसलिए शायद वो पहले फिलीपीन पे वार करेगा, उस पर दबाव डालेगा। तो आप देखिए चौतरफा ये तो युद्ध के बादल दुनिया पे ऐसे छा रहे हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में थे। हमारे खिलाफ भी चीन आक्रामक तेवर दिखा रहा है, हम भी निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। हमारे पड़ोसियों को उकसा रहा है, मालदीव में हथकंडे दिखा रहा है, नेपाल में हथकंडे दिखा रहा है, म्यांमार में हथकंडे दिखा रहा है। कोई निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकता। हम चाहे जितना कहें कि ये शांति का जमाना है, लेकिन वो तो हमारी चाहत है, असलियत तो बहुत दूर होती जा रही है। इसी आज की असलियत में आपने अलग अलग फ्रंट की सर बात करी है बख्शी सर। युद्ध के बादल छा रहे हैं। बिल्कुल। अब कोरियाई प्रायद्वीप में बड़े युद्ध की आशंका को लेकर अगली बड़ी खबर रख रही हूं बख्शी सर, क्योंकि जापानी इलाके के नजदीक गिरी नॉर्थ कोरिया की मिसाइल और नॉर्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। जापान कोस्ट गार्ड का बड़ा दावा, 7 मिनट तक हवा में रही नॉर्थ कोरिया की मिसाइल। तो क्या ये नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक वार्निंग है? इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले जानिए कैसे 7 मिनट तक हवा में रही नॉर्थ कोरिया की ये मिसाइल और जापान कोस्ट गार्ड का ये बड़ा दावा है। दावे के तहत इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, जहां जानिए कैसे नॉर्थ कोरिया ने फिर से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है और जापान के इकोनॉमिक जोन के पास नॉर्थ कोरिया की मिसाइल गिरी है। पिछले 20 दिन में दूसरी बार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट हुआ है। 3 दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने हसवा 1 और RA-3 मिसाइल का परीक्षण किया था। इस साल 4 बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया दाग चुका है और जापान कोस्ट गार्ड की तरफ से किए जा रहे इस दावे के तहत ही बहल सर, इन दो खबरों को मैं उस फोरफ्रंट के लिहाज से आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि ये सिनेरियो कितना वैलिडेट करते हैं उस दावे को जिसमें सब ये कहते हैं कि हम तो अपनी सैन्य तैयारी के तहत ही सब कुछ कर रहे हैं, बड़े कदम उठा रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ये सैन्य तैयारी बहुत बड़े संकेत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर 7% बढ़ा है। भारत ने तो सिर्फ 4.2% बढ़ा है, 7% एवरेजली बढ़ा है। और आप देखिए कहाँ बढ़ा है, यूरोपियन देशों में बढ़ा है। और जो देश एशिया के अंदर हैं, जो साउथ चाइना सी के सराउंड करते हैं, वहां पे बढ़ा है। और आपकी बात बिल्कुल सही है। अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे वर्ल्ड जो है वो 2 हिस्सों में बंट रहा है। और ये 2 हिस्से कौन से? रशिया, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया और अदर देश जो उनको सपोर्ट करते हैं, और दूसरी साइड पश्चिमी देश और इजराइल, और वो वाला लौट आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे कि जनरल साहब कह रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1 की अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे ऐसे हॉटस्पॉट्स थे। और वो हॉटस्पॉट्स में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो पूरा का पूरा एस्केलेशन मैट्रिक्स वर्ल्ड वॉर की तरफ चला गया। तो अभी हम तीली के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी ने भी तीली लगा दी वो आग से पूरा झुलस जाएगा। जापान को हिट नहीं करना चाहता नॉर्थ कोरिया, लेकिन सी ऑफ जापान में उसके शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो लैंड करते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ जापान के अंदर आते हैं। जब चीन ने भी ताइवान के ऊपर मिसाइल दागे थे, जो ताइवान के अंदर नहीं लेकिन उसको सराउंड करती हुई एरियाज में किए थे लास्ट ईयर, तो वो वाले मिसाइल भी सी ऑफ जापान में गिरे थे। तो सी ऑफ जापान बिल्कुल एडजेसेंट है साउथ चाइना सी के, और इस वजह से क्योंकि कोई भी हमला ताइवान पे होता है या अगर कोरिया एस्केलेट करता है साउथ कोरिया के साथ किसी वजह से, तो सी ऑफ जापान जरूर अफेक्टेड होता है और वहीं पे जापान भी इफेक्ट होता है। और अगर आप जापान का भी देखें तो ये सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है। ऑन दैट नोट, बख्शी सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? हाँ जी, देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मल्टीपोलर वर्ल्ड इक्वेशन थी। फिर ये इक्वेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बाइपोलर हुई, जिसमें रूस, सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट्स मेन ब्लॉक्स थे। अब फिर यूनिपोलर हुई, अब फिर मल्टीपोलर हो गई है, ठीक जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ये सिचुएशन थी। ऐसी स्थिति में ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट होने की बहुत जो संभावना है वो बढ़ जाती है, और प्रिसाइसली वही हम देख रहे हैं। रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, मिडिल ईस्ट, और फिलीपींस, ताइवान, चाइना, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये तो चारों तरफा
आपको जो है जंग के बादल उमड़ते दिखाई दे रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एग्जैक्टली, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी अप्रिशिएट सर कि आप किस तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में ये स्थिति समझा देते हैं कि खतरा कितना ज्यादा ओवरऑल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बड़ी खबरें अभी भी रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से हैं, जहां साउथ डोनेट्स्क में रूस की जबरदस्त बमबारी हुई है और यूक्रेन में नेटो मॉस्को से ब्लैक सी धुआं धुआं रूस। आपको बता दें यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर घातक हमले को लेकर भी बड़ी खबर आई है और साथ ही रूसी Su-34 ने एरियल बॉम्ब गिराए हैं। से किस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया गया, ये तस्वीर आपके सामने है। रूसी Su-34 ने एरियल बॉम्ब गिराए हैं और यूक्रेनी कमांड पोस्ट को किया टारगेट। अब ओडेसा में रूस के प्रचंड हमले को लेकर भी खबर आई, जहां रूसी बमबारी से ओडेसा पोर्ट दहल गया है और हमले के बाद धुआं उठता हुआ नजर आया। ये देखिए तस्वीर। और मॉस्को की इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में धमाके को लेकर बड़ी खबर है। आग की लपटों में घिरा 1200 स्क्वायर मीटर का इलाका। आर्खोवो में भयंकर आग से मचा हड़कंप। मॉस्को में यूक्रेनी ड्रोन से हमले की आशंका है। मॉस्को में युद्ध की आग की ये तस्वीरें देखिए। इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि मॉस्को में यूक्रेनी ड्रोन से हमले की आशंका, जहां ये तस्वीरें सामने आई कैसे आग की लपटों में घिरा ये पूरा इलाका। तो खबर है कि मॉस्को में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आग लगी और 1200 स्क्वायर मीटर के इलाके में यह आग फैली और होवो में आग से भारी नुकसान की खबर है। और मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका जताई गई है। 1 महीने पहले भी मॉस्को में हुआ था बड़ा आतंकी हमला। एक और बड़ी खबर, जहां रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर बड़ा हमला। सेवास्तोपोल में रूसी शिप पर निशाना। यूक्रेनी मिसाइल अटैक से शिप में आग लगी है और हमले से कॉमना शिप को भारी नुकसान की खबर है। हालांकि यूक्रेन का टारगेट ब्लैक सी फ्लीट कैसे, इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। उससे पहले जान लीजिए कैसे हमले से कॉमना शिप को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है और ये यूक्रेनी मिसाइल अटैक से शिप में आग लगी है। सेवास्तोपोल में रूसी शिप पर टारगेट। तो खबर है कि रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर मिसाइल अटैक हुआ है और सेवास्तोपोल में मौजूद रूसी शिप को बनाया गया है निशाना। इस मिसाइल हमले से कॉमना शिप में आग लगी। इस साल ब्लैक सी फ्लीट के 5 शिप को टारगेट बनाया गया है। रूसी लैंडिंग शिप, सर्विलांस शिप, पेट्रोलिंग शिप, वॉरशिप को टारगेट किया गया है। यूक्रेनी मीडिया के सोर्सेस के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो मॉस्को से ब्लैक सी धुआं धुआं, बड़ी खबर आपने देखी। अब यूक्रेन में नेटो, रूस नेटो में न्यूक्लियर वॉर के खतरे को लेकर यह बड़ी खबर है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का दावा, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के यूक्रेन समर्थन से खतरा। दुनिया के न्यूक्लियर पावर के बीच टकराव का खतरा है। एक बार फिर से जान लीजिए, बड़ी खबर है ये, जहां दुनिया के न्यूक्लियर पावर के बीच टकराव का खतरा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के यूक्रेन समर्थन से यह खतरा है और रूसी विदेश मंत्री का यह दावा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह दावा किया है। जहां आप जानिए किस तरीके से रूस और नेटो में न्यूक्लियर वॉर के खतरे को देखते हुए खबर बढ़ी है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के यूक्रेन समर्थन से खतरे का दावा किया जा रहा है। अब दुनिया के न्यूक्लियर पावर के बीच टकराव का खतरा। बख्शी सर, अब इस दावे के तहत भी क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि यूक्रेन को जो समर्थन करेगा वो रूस की रडार पर है? बेशक बेशक आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। देखिए, वहां पे जो प्रोवोकेशंस हैं रूस के बरखिलाफ, वो बहुत बढ़ती जा रही है। अभी तक मैं समझता हूं कि रूस ने बड़ा ही संयम से, बड़ा ही कॉशियस होके काम किया है,
लेकिन अब जो दिन दूनी उसको धमकियां मिल रही हैं, फ्रांस कह रहा है कि हम बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे, पोलैंड, कई और देश, लताविया वगैरह अपने ट्रूप्स वहां भेजना चाहते हैं। और बूट्स ऑन द ग्राउंड मीन्स तो ये तो ज़बरदस्त टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर वेपन्स तक की जो थ्रेशोल्ड है वो ईजिली क्रॉस हो सकता है। और एक बार वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया फिर कहाँ जाके रुकेगा ये कोई नहीं कह सकता। और रूस का भी अब जो है बड़ा अभी वहाँ पे जो कीचड़ का सीजन है तो इसलिए वो हमला नहीं कर रहे। जैसे ही मई जून शुरू होता है ग्राउंड हार्डन हो जाएगा, बड़े ऑफेंसिव्स की संभावना बढ़ जाएगी और सब अंदेशा है कि रूस बड़ा भारी हमला करेगा, द्नीपर रिवर की लाइन तक वो हासिल करेगा, शायद कई पे हमला करे, खार्किव पे तो हमला होगा ही होगा और ओडेसा भी टारगेट के ऊपर है। जब ये होता है तो क्या अपने फ्रांस वगैरह के लोग की जो फौजें बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे, अगर डालेंगे तो वो क्या वेस्टर्न यूक्रेन में रखेंगे, लड़ाई में शरीक होंगे, ये सब बताता है। रूस ने कह दिया है कि जैसे ही फौजें आती हैं हम उनको टारगेट करेंगे, नुकसान करेंगे और जब वो नुकसान होता है देन ऑल बेट्स आर ऑफ कि ये एस्केलेशन किस तरफ जाएगी। आपकी बात को ही आज के हालात वैलिडेट कर रहे हैं क्योंकि ओडेसा का आपने जिक्र किया और ओडेसा में युद्ध लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों को लेकर खबर है, ओडेसा में मौजूद फ्रांस के ट्रूप्स की लेकर खबर है और रोमानिया बॉर्डर से ओडेसा पहुंचे यूएस और फ्रांस के ये सैनिक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएस सिविल डिफेंस न्यूज की तरफ से इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं। रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं नेटो देश के सैनिक। एक रिपोर्ट में इसको लेकर किए जा रहे दावे के तहत ही और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से यूएस सिविल डिफेंस न्यूज की तरफ से इसमें किए गए हैं दावे और दावों के तहत जानिए ओडेसा में नेटो देश से सैनिक, जहां ओडेसा में यूएस फोर्स की 101 एयरबोर्न डिवीजन मौजूद है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है ओडेसा में फ्रांस के सैनिक वॉर जोन में युद्ध लड़ रहे हैं। रोमानिया बॉर्डर पार कर यूएस फ्रांस के सैनिक ओडेसा पहुंचे हैं। रूसी सेना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं नेटो देश के सैनिक और रूसी इंटेलिजेंस ने दावा यह भी किया कि 2000 फ्रांसीसी सैनिक यूक्रेन पहुंचेंगे। अब यूएस सिविल डिफेंस और टास की इन रिपोर्ट्स के आधार पर किए जा रहे दावे के तहत ही समझ रहे थे क्योंकि कीव में मौजूद है नेटो देश के मिलिट्री पर्सनल। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी सेना की मदद कर रहे हैं नेटो देश के सैनिक, जहां कीव में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग का यह खुलासा। इस खुलासे के तहत क्या दावे किए जा रहे हैं? कीव में नेटो देशों के सैन्य कर्मी और अधिकारी मौजूद हैं। कीव में मौजूद एम्बेसी में सैन्य सलाहकार काम कर रहे हैं। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग के बयान से टेंशन भी बढ़ रही है। कीव में और ज्यादा मिलिट्री पर्सनल भेज सकता है अमेरिका और 60 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जल्द कीव जा सकते हैं। पेंटागन के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिकी सैनिक सलाहकार वहां पर रहेंगे और रूस के खिलाफ डायरेक्ट वॉर में शामिल नहीं होंगे नेटो देश के ये सैनिक। अब इस आधार पर एक क्विक रिएक्शन बहल सर, इस करंट सिनेरियो के हिसाब से हाउ फार विल रशिया गो? रशिया किस लिहाज से और आक्रामक होगा? देखिए, सबसे पहले कहूंगा कि जो नाटो के फोर्सेस के एडवाइजर्स और ट्रेनर्स थे वो तो पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर और ये बातें अब निकल के आ रही हैं। लेकिन जब से ये युद्ध शुरू हुआ है अमेरिकन एडवाइजर्स भी रहे हैं और वो ट्रेनिंग एलिमेंट्स रहे हैं जो उनको वेपन सिस्टम्स के ऊपर ट्रेन करते हैं। लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि उनके बूट्स ऑन ग्राउंड उस हिसाब से हैं जिस हिसाब से ये फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। ये बात मैं मानने को तैयार नहीं। फ्रंट लाइन पे वो एडवाइस कर रहे होंगे पर लड़ नहीं रहे होंगे। और रशिया ने बहुत क्लियर वार्निंग दी है क्योंकि रशिया पिछले 2-2.5 साल के अंदर मिलिटरीली और इकोनॉमिकली वीक हो चुका है। उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का वो आज से 2 साल पहले था। और इस समय अगर नाटो फोर्सेस ज्वाइन कर जाती हैं यूक्रेन के अंदर तो वो सिचुएशन को टैकल करने के लिए ही वो न्यूक्लियर धमकी दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये कह रहा है कि अगर नाटो फोर्सेस ज्वाइन करते हैं यूक्रेन को उसकी डिफेंस के अंदर तो वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल जरूर करेगा।